परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं रही है 1 से 2 महीने में, पिछले 2 से 3 महीनों में। और जब गिर रहे हैं तो सबसे ज्यादा HDFC बैंक ही गिर रहा है, उसके साथ साथ ICICI, एक्सिस, दे आर जस्ट फॉलोइंग थ्रू। और फिर आप PSU सेक्टर की बात करें, हालांकि दे वर क्लियरली आउट परफॉर्मिंग, लेकिन वहां पे भी अब गिरावट देखने को मिली बिकॉज द मार्केट्स आर फॉलोइंग एट लार्ज। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में आप क्या करना चाहिए? खरीदारी का मौका है तो कहाँ, और HDFC पे आपकी क्या राय है? देखिए, अनफॉर्चुनेट था तनु चक्रवर्ती जी के इस्तीफा है, और उसके बाद मेरे ख्याल से कल या परसों कुछ और गड़बड़ी मिस सेलिंग की पाई गई और 3 कर्मचारियों को इस्तीफा देने की बात हुई, स्पष्टीकरण आया फिर। और दिक्कत की बात ये थी कि ये खबर तब आई जब HDFC बैंक का शेयर अपने 92 हफ्ते के निचले स्तर पर था, और फिर दबाव गहरा हुआ क्योंकि ये खबर ऐसी थी। कुछ प्रश्न चिन्ह लगे थे एथिक्स के ऊपर, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ऊपर वगैरह, जो भी बातें अभी तक सुनने में आई है। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर BFSI सेगमेंट तो पसंद आता है, निजी क्षेत्र बैंक, सरकारी बैंक, मजबूत NBFCs, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज कुछ। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जो, जैसे मैंने टिप्पणी करी पहले, ब्याज दरों में कटौती पिछले साल 1.25% देखी। अनुमान था कि नए वित्तीय वर्ष में शायद एक और कटौती देखने मिले, लेकिन अब उसकी संभावना नहीं के बराबर लग रही है। तो ऐसी परिस्थिति में शायद वित्तीय क्षेत्र में थोड़ा, और बाजार में भी दबाव देखा है तो वित्तीय क्षेत्र में भी हमने दबाव देखा है। हाँ, लेकिन अगर लंबी अवधि की विचारधारा है तो अगर 1-2 नाम मुझे लेने हो हर एक वर्टिकल में से, तो सरकारी बैंकों में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक पसंद आता है। निजी क्षेत्र बैंक में से एक्सिस बैंक है, और फिर शायद कोटक महिंद्रा बैंक या ICICI बैंक। NBFCs में L&T फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं। माइक्रो फाइनेंस में AU स्मॉल फाइनेंस, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। लेकिन ये सब मैं सुझाव लंबी अवधि के लिए दे रहा हूँ, छोटी अवधि के लिए नहीं दे रहा हूँ। रोहित सर, ये बताइए, क्योंकि दिक्कत तो आएगी, इकोनॉमी पे दबाव तो पड़ेगा ही, और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि गवर्नमेंट विल कम फॉर द रेस्क्यू। इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, डिफरेंट कंट्रीज में अब क्वांटिटेटिव ईजिंग की भी बात चल रही है, सुनाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जहाँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होती है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर, स्पेस, सब्सिडीज के मामले में, ये ऐसे सेक्टर्स है कुछ जहाँ दिक्कत जो है वो थम सकती है, और these are the opportunities to really enter these spaces? तो ये तो एंटिसिपेटरी हो गया कि हम एंटिसिपेट करें कि गवर्नमेंट ऐसे स्टांस लेगा या पर्टिकुलर सेगमेंट को स्टिमुलेट करने की कोशिश करेगा, और कब करेगा ये भी हमें पता नहीं है। तो इसलिए जो इमीडिएट चीज समझ में आती है हम लोग उसके बारे में उस पे ध्यान ज्यादा रख सकते हैं। गवर्नमेंट जब वो स्टेप्स लेगी उसका असर आएगा, तब उस सेगमेंट पे हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली गवर्नमेंट जो है आपका रिसेशन होने के बाद ही एक्शन लेती है। अब सिर्फ वॉर के बेसिस पे भी आई डोंट थिंक दे आर रिएक्टिंग सो फार। अभी सिर्फ उनका मामला है कि जो आपके सप्लाईज हैं ऑयल एंड गैस के, उनको हम लोग मेंटेन रखें, बाकी कोई तकलीफ है नहीं। GDP तो 7% ग्रो होने वाली है। तो ऐसे में एक्सपेक्टिंग अ स्टिमुलस इज स्लाइटली डिफिकल्ट। उनके खुद जब आंकड़े उनको बताएंगे कि बहुत बड़ी तकलीफ है, हमें कुछ करना पड़ेगा, तभी उस तरह के मेजर्स देखे जाएंगे। सो इट्स वेरी हार्ड टू टेक अ व्यू ऑन गवर्नमेंट एक्शन। What is your take on global recession, Rohit? द रिस्क इज एक्टिव। हो सकता है, कई डेटा पॉइंट्स स्लो हो रहे थे पिछले 2-3 सालों से, बट इस बार क्या है ना, कई डेटा पॉइंट्स स्लो हो रहे हैं बट एक्चुअल रिसेशन सामने नहीं आ रहा है। तो ये बोल नहीं सकते कि ग्लोबल रिसेशन आ गया है। जितने एनालिसिस जितनी मैंने पढ़ी है और समझी है, सबका मानना है अगर तेल का भाव 2-3-4 हफ्ते से ज्यादा अगर इसी लेवल पे रहता है, समझिए कि 15 अप्रैल तक अगर $100 के आसपास ही रहता है, तब जाके भारत और ग्लोबल मार्केट्स में रिसेशन होने के जो रिस्क हैं वो काफी हद तक बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही जरूरी है कि ये जो मामला है कहीं ना कहीं जल्दी से सुलझ जाए, और नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली ग्लोबल रिसेशन के रिस्क जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। करंट से ऑटो स्पेस एंड फार्मा स्पेस, फार्मा तो डिफेंसिव है लेकिन पिटाई उसकी भी हो रही है, और ऑटो स्पेस क्योंकि अब क्रूड के दाम एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट इज गोइंग अप,
ये बहुत सारे ऑटो मेकर्स ने अपने दाम भी बढ़ा दिए हैं, तो ऐसे में दोनों ही स्पेस पे खरीदारी का मौका तो लगता है आपको? अगर है तो कहाँ खरीदें, खरीदारी कहाँ करें? ऑटो और क्षमा चाहता हूँ, फार्मा। फार्मा। फार्मा तो प्रेफर्ड है, और आज कुछ सकारात्मक है, कुछ इंसुलिन को लेकर के खबरें आई है, उसके जो पेटेंट थे वो एक्सपायर हो गए और भारत में बहुत जी। सस्ते मिलेंगे, डायबिटिक्स के लिए ये है। फार्मा में सन फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क, ग्लैंड फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया, नेटको फार्मा, औरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन जैसे नाम है जहां पर खरीदारी की जाए है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे मैं बात कर रहा था, थोड़ा बहुत दूर है उबलते हुए जो कच्चे तेल के दाम है, और जो परिस्थिति है खाड़ी में, जो जिस तरह से जान माल का नुकसान हो रहा है, एक एक्सपोर्ट मार्केट हो सकता है। हालांकि ये थोड़ी दुखद बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हर परिस्थिति में होती है गीतू। ऑटो क्षेत्र सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है, कैजुअलिटी, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। अब ये जैसे मैंने बताया, 4 राज्यों में चुनाव, एक यूनियन टेरिटरी में चुनाव, कितना, और प्रीमियम पेट्रोल के मेरे ख्याल से 2-2.5 रुपए प्रति दाम लीटर बढ़ के गए। दाम बढ़े। जी। जी। नॉर्मल पेट्रोल और डीजल के नहीं बढ़े, सीएनजी के नहीं बढ़े। अब ये राज्य में चुनाव है 4 और यूनियन टेरिटरी में, इसके लिए, क्योंकि एक बात तो वास्तविकता है, $60-65 प्रति बैरल वाला कच्चा तेल अगर $112-115 प्रति जाता है, 2 गुना लगभग हो जाता है, तो खामियाजा जो है वो किसी ना किसी को तो भरना पड़ेगा ना गीतू। और रुपया भी 94, वर्स्ट जी। लेवल। और या। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर गई है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर गया है, वॉर इंश्योरेंस या वो जो भी है, तो इवेंचुअली समबडी स्पेइंग, मे बी हो सकता है चुनाव के बाद सरकार दामों में वृद्धि करे और एक रूड शॉक हमें और आपको सबको मिले। पर अगर परिस्थिति सामान्य नहीं हो जाती तो ऑटो क्षेत्र में पसंद आता है, लेकिन ये थोड़ा सावधानी रखने की बात थी, इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट, प्योर ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, सब पर हमारी खरीदारी की राय। एक एक कंपनी का बात कर लेता हूँ। टीवीएस मोटर्स 2 व्हीलर्स में से और 3 व्हीलर्स में से, 4 व्हीलर में महिंद्रा एंड महिंद्रा, कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां हैं, और प्योर ईवी प्ले में इलेक्ट्रा ग्रीन टेक जैसी कंपनियां हैं। रोहित सर, ये बताइए, गोल्ड और सिल्वर में अब क्या करना है? आई मीन सिल्वर इज डाउन टू $65 एंड गोल्ड में भी एक $1000 का करेक्शन तो हम देख चुके हैं। मेरा मानना है कि जो टॉप बना था गोल्ड और सिल्वर में 29 जनवरी पे, वो इस साल का फाइनल टॉप है। अब अच्छा। काफी गिरावट देख चुके हैं, छोटे मोटे बेयर मार्केट बाउंसेस आएंगे, बट इवेंचुअली यहाँ से भी नीचे ही भाव जाने वाला है। तो गोल्ड एंड सिल्वर ऐसे समय में निवेश करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सिर्फ भारत में सिर्फ एक एडवांटेज है कि सोने का भाव जो है वो करेंसी हेज थोड़ा बहुत आपको देता है, क्योंकि रुपी भी कंटिन्यूअसली गिर रहा है, और रुपया के गिरने से गोल्ड जो है वो रुपये के प्राइस में इतना ज्यादा नहीं गिरेगा जितना कि डॉलर के प्राइस में गिरेगा। बस ये एक सिंगल एडवांटेज है सोने का, कि डॉलर टर्म्स में थोड़ा कम गिर सकता है या कहीं ना कहीं बच सकता है। बट अदरवाइज गोल्ड एंड सिल्वर दोनों मंदी के ही फेज में हैं और शायद साल भर रहें, इसलिए उनमें लॉन्ग टर्म निवेश करने का हम लोग रुक सकते हैं, समय मिलेगा सही भाव पे लेने का, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। रुपये को कहाँ देखते हैं रोहित जी? सी रुपी मेरे टॉप एंड ऑफ द रेंज तक तो पहुंच गया है। मेरा भी यहाँ पे वही सिमिलर इक्विटी जैसा प्रॉब्लम है कि हमने कहीं पे सोचा था कि 92-93 तक आएगा, और 92-93 भी सरपास हो रहा है। अब यहाँ पे मैं नया व्यू लूं कि और ऊपर जा सकता है, कि यहाँ पे ऑलरेडी ओवरबॉट काफी हो गया है, क्योंकि RSI इज ऑलरेडी 76। तो ऐसे रीडिंग्स पे यूजुअली वुड एक्सपेक्ट कि कहीं ना कहीं रुक के वापस नीचे आएगा। तो मैं बहुत ज्यादा ऊपर अभी नहीं सोच रहा हूँ इमीडिएट, ये सोच रहा हूँ कि नीचे आएगा किस रीजन से, किस कारण से, वो देखना देखना बाकी है। क्या ये बाजार के सुधरने से आएगा, तेल के सुधरने से आएगा, कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से आएगा, वो मुझे पता नहीं। बट